इस्तकबाल है, आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। मुल्क में कोरोना का खतरा दिन ब दिन बढ़ रहा है। यही वजह कि लोग जहां तशवीश में हैं तो वही आवाम के सामने रोजी रोटी और रोजगार का भी मसला है। ऐसे बेचैनी के आलम में भी कुछ शरपसंद पुरअमन माहौल को खराब करने की कोशिश में लगे हुए हैं। बेंगलुरु में महज अफवाह पर हंगामा बरपा हो गया। सोशल मीडिया पर डाले गए पोस्ट को लेकर तशद्दुद में 3 लोगों की मौत हो गई, 15 लोग जख्मी हैं, 151 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सवाल यह उठता है कि ये कौन लोग हैं जो अमन, इंसानियत और भाईचारे के दुश्मन हैं। आज इसी पर हम बात करेंगे। बहुत खास मेहमान भी मेरे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट देखिए। मुल्क में कोरोना का खतरा दिन ब दिन बढ़ रहा है। यही वजह कि लोग जहां तशवीश में हैं तो वहीं आवाम के सामने रोजी रोटी का भी मसला है। लेकिन ऐसे बेचैनी के आलम में भी कुछ शरपसंद और अमन माहौल को खराब करने की कोशिश में लगे हुए हैं। बेंगलुरु में महज अफवाह पर हंगामा बरपा हो गया। सोशल मीडिया पर डाले गए पोस्ट को लेकर हुए तशद्दुद में 3 लोगों की मौत हो गई। रियासती हुकूमत ने इस पूरे तशद्दुद को मंसूबाबंद बताया है। इस तशद्दुद में कई अवामी जायदाद को नुकसान पहुंचा है। इस दरमियान रियासती हुकूमत ने तशद्दुद की जांच जिला मजिस्ट्रेट से कराने का ऐलान किया है। साथ ही कर्नाटक हुकूमत ने तय किया है कि तशद्दुद के दौरान अवामी जायदाद को होने वाले नुकसान की भरपाई फसादियों से कराई जाएगी। साबिक वज़ीर आज़म एच.डी. देवेगौड़ा ने रियासती हुकूमत से बेंगलुरु में हुए तशद्दुद में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। देवेगौड़ा ने कहा कि पुलिस को तशद्दुद के लिए जिम्मेदार और इसे उकसाने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। इस दरमियान कर्नाटक कांग्रेस कमेटी के सदर डी.के. शिव कुमार ने भी पुरतशद्दुद वाकयात की मजम्मत करते हुए कहा कि किसी को भी कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। इस बीच बेंगलुरु के डीजे हल्ली और केजी हल्ली इलाके में दफा 144 की तारीख में तौसी की गई है। अब 15 अगस्त तक दफा 144 का निफाज रहेगा। वहीं बेंगलुरु तशद्दुद के मामले में 17 कलीदी मुल्जिमों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है और तशद्दुद में एसडीपीआई के रोल की भी जांच हो रही है। आपको बता दें कि बेंगलुरु में 11 अगस्त की शब कांग्रेस रुकने असेंबली श्रीनिवास की रिहायशगाह के बाहर पुरतशद्दुद एहतजाज हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने ताकत का इस्तेमाल किया, जिसमें 3 अफराद की हलाकत हो गई थी। वहीं 60 पुलिस अहलकार भी जख्मी हो गए थे। दूसरी जानिब इस पूरे मामले में 145 अफराद की गिरफ्तारी हुई है। फेसबुक पर इश्तियाल अंगेज तस्वीर और बयान पोस्ट करने वाले मुल्जिम नवीन को गिरफ्तार कर लिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो मुल्क में कोरोना का खतरा है, लेकिन इस बीच हम देखते हैं कि आपसी भाईचारे और इत्तेहाद को तोड़ने की भी कोशिश हो रही। पिछले दिनों जिस तरह से बेंगलुरु में हुआ कि रातों रात एक हंगामा बरपा हुआ, 3 लोगों की जान चली गई, तकरीबन 20 लोग इस हंगामे में जख्मी हुए और अब पुलिस कार्रवाई कर रही है, सियासत भी इस पर हो रही है। लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि आखिर इंसानियत कहां है, भाईचारा कहां है, जिस भाईचारे के लिए हिंदुस्तान जाना जाता है, गंगा जमनी तहजीब की बात की जाती है, सारी चीजें हैं कहां। कोरोना का खतरा है, लोग परेशान हैं, रोजी रोटी का मसला है, लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि इस तरह के वाकये भी हो रहे हैं। आखिर ये कौन लोग हैं जो इंसानियत के दुश्मन हैं, जो अमन के दुश्मन हैं, जो इतने बेचैनी के आलम में भी आपसी भाईचारे को नहीं देखना चाहते हैं। आज इसी पर हम बात करेंगे कि आखिर वजह क्या थी जिस तरह से कोरोना के इस दौर में बेंगलुरु में इतने हालात खराब हो गए कि 3 लोगों की जानें चली गई और एक बेचैनी का माहौल अभी भी बरकरार। हालांकि हालात काबू में हैं, लेकिन अभी भी हालात कहीं ना कहीं एक बेचैनी जरूर है। आज इन्हीं तमाम इश्यूज पर बात करेंगे। मेरे साथ बहुत अहम मेहमान जुड़े हुए हैं। अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ के रहमान खान साहब, साबिक मरकजी वजीर हैं अक़लियती उमूर के और कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, मेरे साथ अक्सर डिबेट में जुड़ते रहते हैं। के रहमान खान साहब, आपका बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। इनके अलावा मेरे साथ सैयद शफीउल्लाह साहब, तर्जुमान हैं जेडीएस के और अक्सर इस तरह के इश्यूज पर हमारे साथ डिबेट में जुड़ते हैं। सैयद शफीउल्लाह साहब, आपका भी सर बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। मेरे साथ मौलाना मकसूद इमरान रशादी साहब भी जुड़े हुए हैं, खतीबो इमाम है जामा मस्जिद सिटी बेंगलुरु के और
मजहबी और रिलीजियस प्रोग्राम पर आप भी हमारे साथ जुड़ते हैं। मौलाना मकसूद इमरान रशादी साहब, आपका भी सर बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। कुछ देर में हमारे साथ बीजेपी और इसके अलावा धर्मगुरु भी इस डिबेट का हिस्सा होंगे, जुड़ेंगे। मैं सबसे पहले के रहमान खान साहब आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। सर, बेंगलुरु की अगर हम बात करें तो आईटी शहर है, यहां पर लोगों के पास काम ही काम रहता है, फुर्सत नहीं रहती, बहुत बिजी लोग रहते हैं। लेकिन जो कुछ 11 तारीख की रात देखा गया बहुत शर्मनाक है। एक तरफ कोरोना का खतरा है, कोरोना जैसी वबा है, लोग परेशान हैं, लोग अपनी रोजी रोटी को लेकर परेशान है, पेट भरने को लेकर परेशान है, और उस बीच में यह तशद्दुद होता है, उस बीच में यह हंगामा होता है। क्या रहमान खान साहब? देखिए, ये एक बहुत बड़ा अफसोसनाक हादसा है जब सारा मुल्क कोरोना वायरस में मुब्तला है और लोग परेशान हैं और अपने जानों की तहफ़्फ़ुज़ के लिए परेशान हैं। इस वक्त पर ऐसा हादसा होना एक बहुत बड़ा अफसोसनाक, शर्मनाक हादसा है। मैं इस हादसे की पुरजोर शिद्दत से मजम्मत करता हूँ। कोई भी हो, क़ानून अपने हाथ में लेने का जो भी मुतालिबात हैं वो अलग हैं, मगर क़ानून अपने हाथ में लेकर अवामी प्रॉपर्टी, पब्लिक प्रॉपर्टी नुकसान पहुंचाना एक बहुत बड़ा जुर्म है, और जो भी इस जुर्म किया है उनको सख्त से सख्त सज़ा देना चाहिए। ये हुकूमत का और पुलिस की है। यहाँ एक बात हम सोचने की है जी कि ये हंगामा, ये तशद्दुद क्यों हुआ। ये तशद्दुद एक शरपसंद ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी का एक फेसबुक में पोस्ट किया था जी। शायद ये 5 तारीख का सुना गया है कि 5 तारीख को ये पोस्ट डाला गया था। मैं आज हम पूछना चाहता हूं कि हमारी पुलिस की इंटेलिजेंस कहाँ है। यानी कि सारी दुनिया में मालूम है कि कभी भी ऐसे वाक़यात होते हैं, एक मजहबी के जज्बात को इस तरह से ठेस पहुंचाने वाले एक जुर्म, ये भी वही उतना ही जुल्म वाला मामला है जो अब जो हुआ है। तो इसमें पुलिस क्यों ताखिर की। ये पोस्ट को जब हुआ 5 तारीख को, और इस शख्स के जो पोस्ट किया है उसके जो वहां पर उसको वो माना जाता है कि वो इस तरह की हरकतें करता रहता है। अब सवाल यह है कि 5 तारीख से 11 तारीख तक पुलिस क्यों एक्शन नहीं, इंटेलिजेंस क्या कर रही थी, ये सवाल आज उठ रहा है। यानी जो तशद्दुद हुआ है वो मजम्मत के काबिल है, मगर आज ये पुलिस की नाकामी है, पुलिस की इंटेलिजेंस की नाकामी है। उसके लिए वो भी जिम्मेदार उसी तरह से हैं जितने जो शिद्दत ये हरकत की है वही इतने जिम्मेदार हैं। आज अगर देखिए, वहां हो सकता है चंद लोग भड़क गए होंगे पोस्ट से, पुलिस के लिए गए थे, शायद वो एफआईआर दर्ज करना चाहते थे। 5 घंटे से लेकर 8 घंटे तक एफआईआर रजिस्टर क्यों नहीं हो रहा है, क्या सबब थी। अब उसके दौरान पुलिस ने 2 एमएलए को वहां बुलाते हैं, वहां पर कॉम्प्रोमाइज कराने की बात, यहां क्राइम हुआ है। वो 2 एमएलए जमीर अहमद साहब को और हमारे रिजवान अरशद साहब को वहां पुलिस बुलाती है। क्यों बुलाई उनको? बुलाकर कहते हैं कि इनको कॉम्प्रोमाइज करा दो। तो ये जो सवाल यहां पैदा हो रहा है कि पुलिस कहीं ना कहीं इसको छुपाना चाहती थी, इस जुर्म को जो वो नवीन जो लड़का किया है, तो इसलिए वो मुसालहत करना चाहती थी। अब उसमें कामयाबी नहीं हुई, तशद्दुद हुआ। तशद्दुद मजम्मत के काबिल है, मैं उसे सख्त से सख्त अल्फाज में मजम्मत करता हूं। इस तरह के हालात जब पुलिस एक ऐसा महकमा है जिसे कोई भी उनके एरियाज में कोई भी इंसिडेंस होता है जी, उनको कुछ ना 1 घंटा पहले तो मालूम ही हो जाता है कि होने वाला है। तो एहतियात पुलिस ने नहीं ली, तो इससे ये तशद्दुद भड़का और लोग
तशद्दुद किए हैं वो गलत है, कोई भी किए हैं, कोई अगर कोई पार्टी इन्वॉल्व है इसमें वो भी, उसको भी सजा होना चाहिए, कोई समाज के कोई लोग भी उसमें इन्वॉल्व हैं उनको भी सजा चाहे कोई भी पार्टी हो, कोई भी हो। ये एक क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी है ये, तो इसकी हम शिद्दत से करते हैं और पुलिस की जांच होना चाहिए। बिल्कुल, यानी इंतजामिया की मुस्तैदी पर भी सवाल उठता है। पहली नजर में अगर हम देखते हैं तो जिस तरह से 5 तारीख का मामला है, 11 तारीख के हंगामा होता है, आखिर एक हफ्ते तक इंतजामिया और एडमिनिस्ट्रेशन क्या कुछ करता रहा, पुलिस क्या कुछ करती रही इस पूरे मामले में, इस पर कहीं ना कहीं सवाल जरूर उठ रहा है। मेरे साथ एक और बहुत खास मेहमान राजीव पांडे साहब भी जुड़ चुके हैं, जो कि तर्जुमान है, स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के। राजीव पांडे साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 उर्दू में। मैं सैयद शफीउल्लाह साहब आपसे भी बहुत छोटा सा एक रिएक्शन ले लेता हूं कि अगर डीजे हली या केजे हली इन इलाकों की बात करें जहां पर यह हंगामा हुआ, ये बहुत पसमानदा लोग, यहां पर दलित, मुस्लिम या इस तरह के लोग यहां पर रहते हैं जो बहुत पसमानदा है, बहुत पिछड़े हुए हैं। जिस तरह से पूरा मामला 11 तारीख का हुआ, क्या कुछ इसके पीछे आप देखते हैं? देखिए, सबसे पहले जिस लड़के ने सबसे पहले हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मजहब इस्लाम पर गलत बयानी के चंद पोस्ट किए, वो लड़का जो है एक दलित लड़का है। और हमें अच्छी तरह मालूम है कि दलित ऐसा काम करते नहीं थे पहले। अब अगर उन तक ये बात ऐसा करने पे कोई तैयार हुआ है तो हो सकता है इसके पीछे कोई प्लानिंग भी हो। और 5 दिन तक अगर पुलिस ने और इंटेलिजेंस ने कोई नोटिस नहीं लिया और 5 दिन के बाद जब लोग बहक कर भड़क कर स्टेशन गए और कंप्लेंट देना चाहे तो 8 घंटों तक कंप्लेंट नहीं लिया गया, तो इसमें मुस्तैदी नहीं बरती गई। और ना ही हमारे देश में ऐसे पोस्ट डालने से, चाहे वो इस्लाम के खिलाफ ही नहीं, हिंदुइज्म के खिलाफ क्यों ना हो या क्रिश्चियनिटी के खिलाफ क्यों ना हो या सिखिज्म के खिलाफ क्यों ना हो, क्यों भड़काऊ पोस्टिंग्स करना चाहिए और भड़काने का काम करना चाहिए। कोई भी अगर ऐसा करता है तो कानून मौजूद है, कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। इंटेलिजेंस के जरिए जो भी है बात पहुंच जाती है हुकूमत तक और पुलिस के चीफ तक। अगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, यही नतीजा है, लोग जमा हो गए, भीड़ जमा हो गई और जो कुछ भीड़ ने किया है वो काबिले मजम्मत है, हम कंडेम करते हैं, सबके सब कंडेम करना चाहिए। किसी को भी कानून हाथ में लेने की हरगिज कोई हक नहीं है, ना ही किसी की जगह जलाने का है, ना किसी की गाड़ी जलानी है, ना किसी का घर जलाना है। इससे हमारा देश का माहौल खराब होगा और हमारी तहजीब खराब होगी और हमारी एकता और अमन और शांति को धक्का पहुंचेगा। इसकी हरगिज कोई इजाजत नहीं देता और ना ही इसे कोई कबूल करते, और हम भी इसको पूरी मजम्मत करते हैं और कंडेम करते हैं। और हमारी पार्टी से हमारे पार्टी के नेशनल सदर HD देवेगौड़ा जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी मजम्मत की है और उन्होंने भी डिमांड किया है कि फौरी कार्रवाई पुलिस नहीं की, अब तो कम से कम फौरी कार्रवाई करनी चाहिए। और जो लोग इसमें जो शरीक हैं, भीड़ में से जो शरीक थे जलाने में कुछ, उन पर कार्रवाई करें। बेकसूर लोगों को और बेगुनाह लोगों को खामखा पकड़ के तंग ना करें, क्योंकि वहां बहुत लोग जो है ऑलरेडी ये कोविड की वजह से, कोरोना की वजह से 5 महीनों से किसी की कमाई नहीं, किसी का काम नहीं, सारे के सारे बेकार होके घरों में, उनके कुछ खाने के लिए भी नहीं है। ऐसे लड़कों को ले जाके बिल्कुल ये भी एक जाहिर सी बात है, ये भी एक मसला है कि जो कसूरवार है वो तो जाहिर सी बात है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन इस भीड़ में जो बेकसूर है उन पर सख्ती नहीं होनी चाहिए, उन पर बेजा कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। मैं राजू पांडे साहब आपके पास आना चाहूंगा सर, क्योंकि कोरोना के दौर में हम लोग गुजर रहे हैं, पिछले 6-7 महीने से लगातार कोरोना का मामला चल रहा है, लेकिन इस दौर में जब इस तरह के वाक़ये होते हैं तो कहीं ना कहीं सवाल उठता है कि आखिर जिस पीस की हम बात करते हैं, जिस अमन की हम बात करते हैं, भाईचारे की बात करते हैं, जिसके लिए हिंदुस्तान जाना जाता है, तो उस पर कहीं ना कहीं अब सवाल उठते हैं कि एक तरफ इतना बड़ा खतरा है लेकिन फिर भी कुछ लोग अमन, पीस और भाईचारे को तोड़ने के फिराक में रहते हैं। देखिए, अब मुझे सबसे पहले तो मैं बड़ी कड़ी निंदा करता हूं कि कोई भी व्यक्ति, कोई अधिकार नहीं है कि किसी भी धर्म के प्रति या किसी के जो पूज्य है उसके खिलाफ कुछ आप अनाप शनाप लिखें, लोगों की भावना को आहत करें। तो पहले तो मैं अपने पहले लाइन में मैं कहना चाहता हूं
कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म और किसी भी मजहब के खिलाफ लिखना बहुत ही गलत है और मैं इसकी भर्त्सना करता हूं, मैं इसको कंडेम करता हूं। लेकिन मैं अभी सुन रहा था जो पैनल पे हमारे फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर साहब बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा कि 5 तारीख को ये घटना हुई, 11 तक कुछ नहीं हुआ। इस देश में सैकड़ों एफआईआर दर्ज होती है या लोग एफआईआर के लिए जाते हैं और पुलिस नहीं करती है तो लोग कोर्ट जाते हैं। 156(3) में आप कोर्ट जाइए, 226 में हाई कोर्ट जाइए, 32 में सुप्रीम कोर्ट जाइए। लेकिन इस देश में एक वर्ग तैयार किया गया जिनको आप जब चाहें किसी भी आधार पर उनको आप बहका करके दंगे कराने के लिए, उकसाने के लिए। और इसके लिए मैं मानता हूं कि जो पार्टियां सत्ता में रही अभी तक, उन्होंने उनको उसके लिए तैयार करके रखा। जिसने भी गलत काम किया और अगर पुलिस ने एफआईआर नहीं किया तो आपको अधिकार है, आपके पास पोजीशंस हैं कि आप क्या करेंगे। कोई मेरे घर पे आकर के मेरे ऊपर हमला करेगा या मुझे गाली देगा तो मैं जाके पुलिस के पास जाऊंगा, पुलिस नहीं होगा तो मैं कोर्ट के पास जाऊंगा। मैं दंगे करने और पुलिस स्टेशन, देखिए कल परसों जो घटना हुई है ना रात में, वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइज, जिस तरीके की घटना बेरूत में दिख रही थी, आग लगी हुई जो उस दिन हुआ, उस वैसी घटना दिख रही थी कि पुलिस स्टेशन को आप जला रहे हैं। पुलिस वालों का कॉल आ रहा है कि आप हमको फायर करने का परमिशन दीजिए। आप मुझे बताइए, एक आदमी एक घटिया पोस्ट लिखता है, पुलिस अगर नहीं भी एक्शन लेती है तो आपके पास अधिकार है ना आगे जाने का, कि जाकर के आप जलाना शुरू करते हैं। अगर हम लोग एक डेमोक्रेसी में एक दूसरे को इस तरीके से करना शुरू करें तो क्या कोई भी, तो क्या हम सीरिया बनाना चाहते हैं हिंदुस्तान को? क्या ये जो लोग भी राजीव पांडे जी ठीक है, आपका तर्क समझ में आ रहा है, लेकिन ये तर्क कहां तक सही है कि 5 तारीख को शिकायत की जाती है, एफआईआर की जाती है, या कम से कम पुलिस तक ये चीज पहुंचती है और 11 तारीख तक उस पर कोई एक्शन ही नहीं होता है? फिर इस पुलिस का क्या मतलब है, इस एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या है? मैंने कहा ना, बिल्कुल मेरी बात सुनिए, मैं आपसे सहमत हूं। अगर जिस पुलिस वाले ने इस एफआईआर को रजिस्टर नहीं किया उसके खिलाफ आप कार्रवाई की मांग करिए। और हमारे देश में प्रोसीजर बना हुआ है। आपने एक घटना देश में चल रहा है पिछले 60 दिनों से, तो कोर्ट के थ्रू चल रहा है ना। लोग एफआईआर कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, हाई कोर्ट जा रहे हैं। देखिए मैं बहुत संजीदा होकर के एक बात बताता हूं। मैंने जो पहला सवाल उठाया है ना, आप एक तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, उनको तो आपने जॉब दिया नहीं, एजुकेशन दिया नहीं, मदरसा में धकेल दिया, और आप उनको ऐसा तैयार करके रोड पे खड़ा करके रखना। मदरसे में भी एजुकेशन मिलती है राजू पांडे साहब, मैं बहुत दुखी हूं। मदरसों में भी एजुकेशन मिलती है राजू पांडे साहब। अब उस तरफ इस इश्यू को मत ले जाइए। आपको भी पता है, हमें भी पता है। छोड़िए, इसमें मैं कुछ और कह रहा हूं, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। मेरा क्या कहना है ना, इतने दिन में 70 साल में अगर आप देखें तो जो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई थी वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के टाइम का रिपोर्ट नहीं है। नहीं, अब इशू को कहां ले जा रहे हैं? मेरा सीधा सा सवाल राजू पांडे, मेरा सीधा सा सवाल, 6 दिनों में एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की गई? पुलिस ने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? यह हंगामा होना, जिस शोले की आप बात कर रहे हैं, जिस आग की आप बात कर रहे हैं, आज आपको बैरूत और लबनान याद आ रहा है, उसकी नौबत क्यों आई? उसकी नौबत क्यों आई राजू पांडे साहब? आप इनडायरेक्टली आप जस्टिफाई कर रहे हैं। नहीं, जस्टिफाई नहीं, मैं कह रहा हूं जस्टिफाई नहीं। देखिए, जो हुआ वो गलत हुआ। तो आप राजू पांडे साहब, जो हुआ वो गलत हुआ। 3 लोगों की जानें चली गई, 15 से 20 लोग जख्मी हैं। ना 5, मेरा क्या कहना है, 5 दिन अगर पुलिस ने एक एफआईआर नहीं किया तो पुलिस वाले के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। आप कोर्ट जाइए, आप उनके सीनियर अधिकारी इस्लाम के खिलाफ जो पोस्टिंग किया उसको जस्टिफाई कर रहे हैं राजू पांडे। ये इसलिए हुआ कि कांग्रेस पार्टी ने उनको दंगा करने का अधिकार पिछले 70 सालों से देके रखा था। आप दंगा नहीं, देखिए कमी तो यही है। अब इस मामले को आप कहां 70 साल पीछे लेके जा रहे हैं राजू पांडे साहब? बात करते हैं, आपके पास कोई मुद्दा नहीं है, 70 साल का मुद्दा उठाते रहते हैं। आपको शर्म आना चाहिए कि आपके फेल्यूर को 70 साल का उठाते हैं। मैं बता रहा हूं, देखिए आप लोगों ने यही करवाया दिल्ली में। मैं आपको एक बात बताता हूं, यही करवाया आपने दिल्ली में। दिल्ली में पहले रोड ब्लॉक करो, फिर दंगे करो।
आप अगर एक व्यक्ति ने गलत काम अच्छा किया तो जी। कोर्ट को सजा देने का पांडे अधिकार है, जी, पुलिस को पांडे जी, investigation आपके CBI पास कर सकते हैं। कोई आपने क्या राजीव किया? पांडे You have जी, no- राजीव आपके पांडे पास जी, मैं एक कुछ बात बताना जवाब चाहता हूं। नहीं है, सिर्फ मैं शफीउल्लाह साहब शोर आपके पास जा रहा पुकार हूं। से आप करते हैं, आपके पास कोई जवाब नहीं है। शोरों नहीं, पुकार तो अबू मैं कुछ हुरैरा कर ही नहीं रहा साहब, हूं। मैं इसमें यहाँ बात करना चाहता राजीव हूँ। पांडे जी, जी, जी। ठीक है क्या रहमान साहब कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं उन्हें सुन लेते हैं, फिर मैं आ रहा हूं। शफीउल्लाह साहब आपके पास भी आ रहा हूं, पांडे जी मैं आपके पास भी आ रहा हूं। जी रहमान साहब बात पूरी कर लीजिए। जी, जी। देखिए, पांडे साहब ने जो कहा, ये जो भी किया है, ये हरकत आपने सही कहा कि कानून का सहारा लेना चाहिए, किसी को कोई हक नहीं। हम ये पहले कह चुके हैं कि कानून का सहारा, अगर एफआईआर नहीं ले रहा है तो हम भी यही कह रहे हैं कि उनको कानून का सहारा लेना चाहिए था कि ये तोड़ फोड़ मजम्मत कर रहे हैं। अब वहां तक को महदूद रखिए। आप सीरिया जा रहे हैं, आप लेबनान जा रहे हैं, क्या ये डिबेट का हम उसका जवाब हम भी दे सकते हैं, हमारे पास भी जवाब है। आप जो खींच के उसका है मौका नहीं, उसके ऊपर डिबेट नहीं हो रहा है। आप डिबेट छोड़ के जा रहे हैं, ये सही नहीं बात है। आप एक समझदार हैं, संजीदा आदमी हैं, डिबेट की जो गरिमा है उसको महदूद रखिए, और जो सब्जेक्ट पे डिस्कस आप जरूर कह दीजिए, कुछ भी है। हम ये कोई सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि आप सपोर्ट करें, नोबडी इज सपोर्टिंग, माइंड इट, डोंट ट्राई टू मिक्स। We are, nobody is supporting, everybody is condemning. They cannot take law in their hand. Whoever, then please punish them. वो हमारा मौकूफ है। यहाँ शफीउल्लाह साहब, इसके साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनिंग की मिशनरी का फेल्यूर को हम बता रहे हैं। शफीउल्लाह साहब आप भी बात कर लीजिए, फिर पांडे साहब मैं आपके पास आ रहा हूं। जी देखिए, कर्नाटक और बेंगलोर शांति और अमन के लिए बहुत मशहूर है। जमाने दराज से यहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब एक साथ में रहते हैं। अभी यही इंसिडेंट ले लीजिए, यहाँ पर जब दंगा हो रहा था, वहां पर एक पर्टिकुलर तंजीम एसडीपीआई के लड़के थे, उन लोगों ने चेन बनाकर वहां मंदिर के पास किसी को आने नहीं देने के लिए वो लोग चेन बनाकर खड़े हो गए और मंदिर की रक्षा की। ये राजीव पांडे साहब को मैं बताना चाहता हूं, दिल्ली में जहां दंगे हुए, दिल्ली में मस्जिद को जलाया गया, चाहे मंदिर जलाए या मस्जिद जलाए, मैं ये कहता हूं कौन से भी मजहब की जगह को जलाना ये शैतानियत है और हमारे हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाना और हमारे अमन को और हमारी गंगा व जमनी तहजीब को नुकसान पहुंचाने के लिए है। यहां जब ऐसा होने वाला था, सारे लोग वहां जमा होकर मंदिर की रक्षा किए। इसको आप समझना चाहिए। यहां कर्नाटक में बहुत शांति प्रिय लोग हैं। जिस किसी ने भी ऐसा पोस्टिंग किया है किसी भी मजहब के खिलाफ, चाहे इस्लाम के खिलाफ हो, कल का दिन कोई हिंदुइज्म के खिलाफ करेगा तो मेरी यही आवाज होगी, और हिंदुइज्म के खिलाफ कोई पोस्टिंग करेगा यही आवाज मैं बुलंद करूंगा कि उसको पकड़ के पहले यह करना चाहिए। और दंगे करने वालों राजीव पांडे साहब, बहुत छोटा सा रिएक्शन, उसके बाद मौलाना इमरान साहब मैं आपके पास भी यार रहमान खान साहब हमारे नहीं, एक बात यह है सारे उलमा ने अपील की है कि हरगिज किसी भी सूरत में दंगे मचाना सही नहीं है। ठीक है राजू पांडे साहब, मैं उनसे एकदम सहमत हूं कि किसी के भी धार्मिक स्थल को जलाना एक बहुत ही घटिया और वाहियात काम है। मैं उसमें बिल्कुल, मेरा कोई असहमति नहीं है। मैंने जो एक लार्जर क्वेश्चन की बात की, देखिए एक तो सब लोगों ने कह दिया कि एक फेसबुक घटिया पोस्ट हुआ, गलत पोस्ट किया, उसके ऊपर एफआईआर हुई, उस पर एक्शन नहीं, कह रहे हैं कि 5 दिन नहीं हुआ तो उसके लिए लीगल प्रोसेस था। लेकिन अगर नहीं हुआ उसके बाद दंगे करना ये गलत है, तो हम सब लोग मान चुके हैं। इस डिबेट में कोई नहीं कह सकता कि दंगे करना सही काम है। मेरा जो लार्जर क्वेश्चन था अबू हुरैरा जी जी कि ऐसा क्या है, सही है, आपको देखना पड़ेगा कि क्यों इतनी जल्दी एक भीड़ आती है और वो जाकर के फेसबुक पोस्ट के ऊपर पुलिस स्टेशन को आग लगा देती है। अगर आप इसको नहीं समझ पा रहे हैं या नहीं समझने की कोशिश कर रहे हैं तो ये देश के लिए बहुत ही नुकसानदायक होगा। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू।
बिल्कुल नहीं, इस पर भी बात करेंगे कि आखिर ये कौन लोग हैं जो राजीव अमन पांडे और जी, हम भाईचारे के बेंगलुरु में खिलाफ रहते हैं। हैं। लेकिन भीड़ लेकिन 5 दिनों के लेकिन बाद जमा हुई है वहां पर। सोशल मीडिया पर भी सवाल उठता है, उस पर भी हम बात करेंगे। सोशल मीडिया में जो इस तरह के भड़काने की चीजें होती हैं, इस तरह की जो गलतियां बार बार की जा रही हैं, इसका आखिर क्या कुछ हल होगा, इस पर भी हम बात करेंगे। मौलाना मकसूद इमरान रशादी जी बहुत देर से वेट कर रहे हैं। मौलाना, मैं एक चीज समझना चाह रहा हूं कि अगर इस पूरे मामले को देखते हैं तो पूरा मामला कहीं ना कहीं एक तबके से जुड़ा हुआ है, और जो बात के रहमान खान साहब ने कही कि ये तो बिल्कुल एक पागलपन सा हुआ कि एक चीज आपने देखी और फौरन आप भड़क गए, तो कहीं ना कहीं आपने सबूत दिया कि आप बेदार बिल्कुल नहीं है, या जो चीजें इस्लाम में बताई गई हैं, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवाए हसना है, अगर उसी को ये लोग समझ लेते तो शायद ये नौबत नहीं आती। जी हाँ, बिल्कुल आपने वजह सवाल किया है। दो चीजों को इस वक्त समझने की जरूरत है। पहली चीज ये है कि किसी भी मजहबी मकाम पर किसी चीज को रखकर या किसी के मजहब पर अटैक करने के लिए सोशल मीडिया में या न्यूज़ों में किसी चीज को फैलाकर तशद्दुद बर्पा करना, ये तो बड़ा आसान सा हो गया है। पहले मैं सख्त अल्फाज में उसने जो पोस्ट किया था उसकी पुरजोर मजम्मत करता हूं। उसने जो किया बिल्कुल गलत काम किया और बिल्कुल उसकी वजह से एक फसाद बर्पा हुआ। और दूसरे तौर पर मैं ये भी कहना चाहूंगा कि वहां जिन लोगों ने भी इस तरह का फसाद मचाया, गाड़ियों को जलाना, पुलिस स्टेशन को जलाना, आग लगाना, इन सारी चीजों को मैं सख्त अल्फाज में मजम्मत बयान कर रहा हूं। बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इस्लाम के खिलाफ है, ना इस्लाम की तालीमात है। मैं यहां आपसे ये अर्ज करना चाहूंगा, डीजे हल्ली का जो इलाका है, केजे हल्ली का जो इलाका है, यहां पहले से मुसलमान भी रहते हैं, यहां हिंदू भाई भी रहते हैं, और इस इलाके में भी मुसलमान रहते हैं और हिंदू भाई भी रहते हैं। लेकिन कभी भी यहां कोई इस तरह का पुरतशद्दुद वाकया अब तक पेश नहीं आया जी। और एक बात यह है कि हम मुसलमान अपने बाप को अगर कोई गाली देता है तो उसे बर्दाश्त कर लेते हैं, अगर माँ को कोई गाली देता है तो उसे भी बर्दाश्त कर लेते हैं, अगर किसी रिश्तेदार को गाली देता है तो बर्दाश्त कर लेते हैं। लेकिन अगर मेरे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई नुक्ताचीनी करता है, कोई भी मुसलमान चाहे वो बूढ़ा ही क्यों शख्स ना हो, उसका खून उठ जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम कानून को अपने हाथ में लें, कानून को तोड़कर हम कोई काम करें। इसकी हरगिज इस्लामी तालीमात नहीं है, इस पर नहीं अमल करना चाहिए। जो भी करना चाहिए था कानून के दायरे में रहकर करना चाहिए था। इतनी बड़ी भीड़ जमा होके इस तरह की हरकतें करना ये बिल्कुल मुनासिब अमल नहीं है। मैं इसकी सख्त मजम्मत में, सख्त अल्फाज में मजम्मत करता हूं। और यहाँ का जो इलाका है अब तक भाईचारगी का एक जिंदा मिसाल इलाका है, बावजूद बहुत ज्यादा आबादी वहां रहती है, छोटे छोटे मकानात, और मुसलमान भी रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं। और आपको पता होना चाहिए, आज के इंग्लिश अखबार में ये बात भी छपी है कि उस शख्स जिस शख्स ने ये पोस्ट किया था उसकी मां घर में थी। कुछ लोग जो तशद्दुद बर्पा करने के लिए उसके घर को आग लगाने के लिए आए, तो मुसलमान भाइयों ने, वहां की औरतों ने उसकी मां से कहा, अक्का जी हमारे घर आ जाओ, इसलिए कि कहीं आपको कोई नुकसान न पहुंच जाए। ये हमारा मुल्क है, ये हमारे मुल्क की मिसाल है। और जैसा शफी साहब ने कहा कि जब मंदिर की तरफ भी कुछ लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे तो सारे मुसलमान नौजवान वहां जंजीर बनाकर खड़े हो गए थे। ये हमारे मुल्क की जिंदा मिसाल है। जाहिर सी बात है, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि नुकसान किसका है? नुकसान तो पहले मुल्क का है, नुकसान इंसानियत का। ये चीज कम से कम लोगों को सोचनी चाहिए। लेकिन सबसे अहम सवाल अभी भी छूट जाता है कि सोशल मीडिया पर जो इस तरह की हरकतें होती रहती हैं, आखिर उसके लिए क्या कुछ कदम उठाने की जरूरत है? बहुत छोटा सा मुझे ब्रेक लेना है। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। छोटे से ब्रेक के बाद इसी इशू पर हम चर्चा करेंगे। तो प्राइम डिबेट में आज हम बहुत अहम इशू पर बात कर रहे हैं कि बेंगलुरु में महज अफवाह पर एक हंगामा फूट पड़ा और इस हंगामे के बाद जानी नुकसान हुआ, माली नुकसान हुआ। आखिर इसकी नौबत क्यों आई? कमी कहां पर रह गई या इसके लिए जिम्मेदार किसे ठहराया जाए, इसी को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे बढ़कर सोशल मीडिया की अगर हम बात करते हैं, जिस तरह से
जो नाजेबा पोस्ट इस पर किए जाते हैं या इस तरह के भड़काऊ जो पोस्ट किए जाते हैं, इस पर आखिर लगाम कैसे लगे, इसकी रोकथाम कैसे हो, इसे भी हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं के रहमान खान साहब आपके पास आना चाहूंगा। के रहमान खान साहब, डिबेट पर जाने से पहले पहला जो पार्ट था डिबेट का, उसमें कई लोगों ने, कई पैनलिस्ट ने तस्करा किया कि, और ये सोशल मीडिया में भी ये सारी चीजें आई कि मंदिर को किस तरह से मुस्लिम जो नौजवान थे उन्होंने ह्यूमन चेन बनाकर एक तरह से उसकी हिफाजत की। बहुत अच्छा कदम, जितनी इसकी तारीफ की जाए वो कम है। और शायद ये जो काम है ये बताता है कि हिंदू मुसलमान आपस में एक दूसरे के कितने करीब हैं और इन लोगों में भाईचारा कायम है। लेकिन सवाल फिर भी रह जाता है कि रहमान खान साहब, कि सोशल मीडिया पर जो इस तरह की हरकतें होती हैं, आखिर इसके खिलाफ क्या कुछ होना चाहिए? क्योंकि यह पहला मामला नहीं है, हुबली में भी इससे पहले हुआ, मुल्क के कई और शहरों में इससे पहले इस तरह के वाकयात हो चुके हैं। तो सवाल सोशल मीडिया पर भी लगातार बना हुआ है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि सोशल मीडिया एक ऐसा औजार है, वो सही अच्छे इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए भी यूज कर सकते हैं, तशद्दुद फैलाने के लिए भी यूज कर सकते हैं। हमारे पास एक आईटी एक्ट है, इसमें कानून बना हुआ है। ये इस तरह के जो भी, चाहे ये फेसबुक हो या गूगल हो या कोई भी हो, उनके पास ऐसे पोस्ट को रोकने का उनकी भी जिम्मेदारी है। ऐसे भड़काऊ चीजों को पोस्ट करना उनकी भी जिम्मेदारी है। हुकूमत उनके ऊपर भी अगर कार्रवाई नहीं की तो इस तरह के सोशल मीडिया को इस्तेमाल करके अहमी अमन बिगड़ता रहेगा। ये कानून की यही भी कोताही है, कानून रहने के बावजूद भी इसको एक्शन नहीं लिया जा रहा है, पहली बात। दूसरी बात ये नहीं कि सोशल मीडिया फ्री है, अनकंट्रोल्ड है, कुछ नहीं है तो अब वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच के सहारे में इन तमाम को लाके सोशल मीडिया के, और दूसरा जो है हमारे चैनल्स है, मैं बड़ी माजिरत के साथ कहता हूं कि हमारे जो रीजनल चैनल्स हैं और टेलीविजन है, तो ये भी बहुत बड़ा रोल अदा कर रहे हैं आपस में दुश्मनी, कौमी दुश्मनी बढ़ाने में बहुत बड़ा रोल अदा कर रहे हैं। मुझे दुख होता है कि हमारे चैनल जरे इस तरह के मुसलमान, अरे चंद शरपसंद लोग हर मजहब में रहते हैं, हर समाज में रहते हैं, तो इसलिए पूरे समाज को बदनाम करना टीवी के चैनल के जरिए से, सोशल चैनल के जरिए से मैं हमारे पांडे जी से बड़ी हमदर्दाना अपील करता हूं कि आप समाज को बना लीजिए। कोई समाज हिंदुस्तान का मुसलमान, मैं ये दावे के साथ कहता हूं, 1% भी दूसरों से कम हमारी कौम परस्ती और ईमानदारी में आप कुछ नहीं। आप 1000 भी बोल लीजिए, 1000 भी हमको तोहमत लगा दिए, मगर हमारी पेट्रियाटिज्म के ऊपर हम कायम है। कोई क्वेश्चन करने का हक नहीं रखता इस मुल्क का, वो कितना भी बड़ा हो, उसे हक नहीं होता है कि हमारे पेट्रियाटिज्म को क्वेश्चन करने का, पहली बात। दूसरी बात, समाज में बुरे अनासिर, क्या हिंदू मजहब में बुरे अनासिर नहीं, क्रिश्चियन में बुरे अनासिर नहीं, अनासिर सोसाइटी इटसेल्फ में बुरे अनासिर रहते हैं। उनको कंट्रोल करना किसी कानून की जिम्मेदारी है, मैं मानता हूं, लेकिन जिम्मेदारों की भी जिम्मेदारी। 11 तारीख को जो कुछ कंट्रोल 11 तारीख को जो कुछ बेंगलुरु में हुआ, उसमें हमने देखा कि सियासी लीडर भी वहां पर पहुंचे हुए थे, वो भी रोकने की, मनाने की कोशिश कर रहे थे। उलमा भी पहुंचे हुए थे, जो लोग समाज के माने हुए लोग हैं, कदावर लोग हैं, वो भी मनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन किसी की बात किसी ने मानी नहीं। देखिए हमारे पास अबू रया साहब, व्हाट इज कॉल्ड मॉब साइकोलॉजी, अगर हम इसको नहीं समझे तो ठीक है, हम कोई भी तोहमत लगा सकते हैं। जब माप जमा हो जाता है तो मॉब साइकोलॉजी ओवरटेक कर लेती है रीजन को। तो ये इसके लिए कानून है, सक्सेस से मजम करना है, और जो भी इन्वॉल्व है, चाहे पॉलिटिशियंस हो, चाहे कोई पार्टी भी हो और इन्वॉल्व है, उनको कानूनी तरीके से डील करना चाहिए। मगर यह कि पूरे समाज को बदनाम कर देना चाहिए, हाँ पूरा समाज ही ऐसा है, 70 साल में कुछ नहीं हुआ, ये अगर बहस करना चाहते हैं पांडे जी, मैं वेलकम करता हूं। उनके हर सवाल का जवाब हमारे पास है, हम दे सकते हैं, हम शतर हैं उनके जवाब देने के लिए। ये नहीं कि आप महदूद कीजिए डिबेट को कि आज जो वाकया है कंडेमनेबल है। हम
पूरे हर जो भी है इसमें शामिल है डिबेट में, उसे हम कंडेम कर रहे हैं। बचा क्या है आपको? दूसरे सवाल को जाने की कोई जरूरत नहीं। इसके ऊपर हम बात करेंगे, क्या कोताही हुई है, क्या कमजोरी हुई है, उसको सही करने की कोशिश करेंगे। ठीक है राजू पांडे साहब, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले हमारे साथ बीसी शास्त्री साहब धर्म गुरु हैं और अक्सर मेरे साथ डिबेट में जुड़ते हैं। बीसी शास्त्री साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। मैं राजू पांडे साहब मैं आपके पास आ रहा हूं। राजू पांडे साहब, क्योंकि हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पर इस तरह के अक्सर बयानात आते रहते हैं और इस तरह के नाजेबा चीज़ें होती रहती हैं। अच्छा, हमने ये भी राजू पांडे साहब देखा कि किसी लीडर के खिलाफ, किसी सीएम के खिलाफ अगर इस तरह की चीज़ें हो जाए तो कार्रवाई फौरन हो जाती है, लेकिन किसी रिलीजन के खिलाफ, उसके मानने वाले के खिलाफ, उसके किसी धर्म गुरु के खिलाफ अगर इस तरह की चीज़ें हो जाए तो उस पर एक हफ्ता हो जाता है और कार्रवाई नहीं होती है। सोशल मीडिया की ये जो बुराई है, इस पर लगाम कैसे लगे पांडे साहब? अबू जी, सबसे पहले रहमान खान साहब ने बहुत अच्छी बात की है, मैं उसके बारे में एक लाइन बोल देना चाहता हूं। देखिए, कोई इस देश का आदमी ये नहीं कह सकता है कि मुसलमान एज ए कौम हम उनके पेट्रियोटिज्म पर क्वेश्चन करें। नहीं, हमें हामिद भी याद है, हमारे पूरे देश में ऐसा ना मैंने कहा ना मैं सोचता हूं, और मुझे लगता है कि देश की मैक्सिमम आबादी किसी के भी पेट्रियोटिज्म पे कोई शक नहीं करती है। तो पहला तो ये मैं क्लैरिटी कर देना चाहता हूं कि मुसलमान का पेट्रियोटिज्म का सर्टिफिकेट देने के लिए मैं यहां नहीं हूं, और मैं मानता हूं कि वो पेट्रियोटिक है। पहली बात तो ये। आपको याद होगा औरंगजेब साहब ने कुछ दिन पहले शहादत दी है जम्मू एंड कश्मीर में, वो भी मुसलमान है। तो ये पेट्रियोट, इस विषय को इससे हटा देते हैं। देखिए, जो मैं लार्जर बात कहने की कोशिश कर रहा था, आपने कहा कि एक्शन तुरंत हो गया, एक्शन नहीं हुआ। मैं फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट में मान लेता हूं कि एक्शन होने में देर हो गई, मैं मान लेता हूं फॉर द आर्गुमेंट। मुझे नहीं पता उसके बारे में इंफॉर्मेशन की 5 तारीख को क्या हुआ, पुलिस ने क्या किया, लेकिन फिर भी देखिए, जो मॉब साइकोलॉजी की बात कह रहे थे, मॉब साइकोलॉजी बनता कैसे है आप उसको देखना पड़ेगा। अभी आपके पैनल में एक मौलाना साहब है, वो कहते हैं कि देखिए, हम अपने पिताजी की बात सुन लेते हैं, माताजी की सुन लेंगे, दोस्तों की सुन लेंगे, लेकिन भाई इस देश में आप अगर सुबह उठेंगे ना, तो जो पूरे विश्व में हमारे लिए भगवान कृष्ण है, उनके बारे में डेली सुबह शाम, लेकिन हमें लगता है कि ही सो बिग कि उनके बोलने से क्या हो जाएगा। अगर आप ऐसी बातें करते हैं कि हम, आपको याद होगा कि कश्मीर वैली में भी एक ऐसी घटना हुई थी, आपको याद होगा कि फॉरेन में एक अमेरिकन राजदूत को, देखिए ये सामाजिक बिल्कुल सही कह रहे हैं राजू पांडे साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन कोई भी धर्म हो, किसी भी धर्म के खिलाफ इस तरह की चीजें सोशल मीडिया पर होती क्यों हैं? चलाऊंगा नहीं, इस चीज पर लगाम क्यों नहीं लगती राजू पांडे साहब? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मैं ये कहता हूं कि जब ये सारी चीजें टेक्निकल, जब ये तमाम चीजें टेक्निकल हैं, सरकार के हाथ में है, एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में, इस तरह की चीजों पर रोक लगाई जा सकती है, फिर रोक लगाई क्यों नहीं जाती है? बार बार वही गलती क्यों होती है? नहीं देखिए, नहीं देखिए अबू जी, अगर सुप्रीम कोर्ट का एक 65 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में, देखिए हमारा जो देश है ना, हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। हमारे यहाँ अगर एक प्रोसेस है तो उसमें प्रोसेस में लगता है, लेकिन आपने देखा होगा कि जिस समय भी ऐसी कोई घटना हुई है, ईश निंदा में बहुत लोग अरेस्ट हुए, बहुत लोग जेल गए हैं, और इस केस में भी होता, और अगर केस में नहीं होता, मैं बार बार कह रहा हूं, तो आपके लिए कोर्ट का दरवाजा खुला हुआ है। आप प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन आप पुलिस स्टेशन में आग नहीं लगा सकते, आप गाड़ियां नहीं जला सकते। आप प्रदर्शन करिए ना, आप एक प्रोटेस्ट करते कि हमारा एफआईआर नहीं ले रहे हैं, इसलिए हम प्रोटेस्ट पे जा रहे हैं, लेकिन इसके पीछे साउथ इंडिया में एक पूरा ग्रुप है। अभी किसी पैनलिस्ट ने कहा एसडीपीआई, पीएफआई के बारे में आपको भी पता है, मुझे भी पता है, कई डिबेट में मैं आपके साथ बैठा हूं, आपके पहले भी जो मैं डिबेट में बैठा हूं कि एसडीपीआई क्या रोल पैदा कर रही है वहां, क्या साउथ कर्नाटका में क्या हो रहा है, आपको भी पता है, मंदिर की रक्षा कर रहा था, वहाबाइजेशन है। मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। देखिए इस पर बार बार बोलने से बच रहा था कि मैं उस विषय पर अभी नहीं बोलना चाहता हूं, क्योंकि उस पर भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। आपको पता है कितनी हत्याओं में एसडीपीआई का हाथ है, आपको पता है पीएफआई का क्या रोल है, पीएफआई और एसडीपीआई का लिंक, श्रीलंका के हुए धमाकों में क्या लिंक है, केरला में क्या कर रहे हैं। मैं इन सब, कई चार्जशीट फाइल हुए हैं, केरला में तो बीजेपी की सरकार नहीं है, वहां भी पीएफआई के वर्करों पर चार्जशीट फाइल हुआ है,
क्योंकि वो आतंकवादी गतिविधि में लिप्त है। मैं वो डिबेट पे नहीं जाना चाहता हूं। मेरा एक ही कहना है अबू भाई, इस पे मुझे कुछ ज्यादा कहने के लिए नहीं है। ईश निंदा करना एक बहुत ही गलत काम है और इसकी भर्त्सना होनी चाहिए। और अगर कोई ईश निंदा करता है, चाहे वो फेसबुक पर करे, ट्विटर पे करे, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस अगर कार्रवाई नहीं करती है तो कोर्ट जाइए, प्रदर्शन करिए, लेकिन जलाने का काम इस देश में बंद होना चाहिए। जलाना नहीं चलेगा। सोशल मीडिया पर पोस्ट इस तरह की आती रहे, आपको जलाने की ट्रेनिंग दी गई हुई है, वो सोशल मीडिया पर अगर जो गलत है वो। नहीं राजू पांडे साहब, जो स्टार्टिंग पॉइंट है, जहां से शुरुआत होती है, अगर उसी पर काम कर लिया जाए। आईटी इंफॉर्मेशन की आप बात कर रहे हैं, आईटी की आप बात कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी की आप बात कर रहे हैं, सरकार के हाथ में सारी चीजें हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में हैं चीजें, उसी पर अगर काबू पा लिया जाए तो शायद ये सारी चीजों की नौबत नहीं आएगी। देखिए, आप क्या चाहते हैं कि फेसबुक, ट्विटर ये सबको बंद कर दे सरकार? ये पॉसिबल है? डेमोक्रेसी में लोग कोर्ट जाएंगे। नहीं, बंद नहीं, इस तरह की चीजें देखिए, तोड़ने वाली जो चीजें, जो तोड़ने वाली चीजें, जो चीजें भड़काने वाली हैं, जो चीजें आपस में लड़ाने वाली हैं, इन चीजों पर काबू पाया जाना चाहिए। और मेरे ख्याल से ये सारी चीजें होती हैं एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में और सरकार के हाथ में चाहिए थी। बिल्कुल बिल्कुल। मैं शफीउल्लाह साहब आ रहा हूं। शास्त्री साहब बहुत देर से वेट कर रहे हैं, मैं एक सवाल ले लेता हूं। ठीक है, मैं बीसी शास्त्री साहब आपके पास आऊंगा। शास्त्री साहब, बिल्कुल मैं सहमत हूं, क्योंकि हिंदुस्तान की बात करते हैं तो यहां पर गंगा जमनी तहजीब की सबसे पहले बात होती है। हिंदू मुसलमान सभी मिलजुल कर आपस में रहते हैं, लेकिन कभी कभी जो इस तरह के वाकये हो जाते हैं जो हमारे समाज पर एक तरह से बदनुमा दाग हैं, आखिर ये कब खत्म होंगे शास्त्री साहब? ये क्यों हो जाते हैं? और फिर इस तरह का मौका, इस तरह का दौर, जब कोरोना जैसा खतरा है, लोग परेशान हैं, रोजी रोटी को परेशान है, भूखों लोग मर रहे हैं, लेकिन ये चीजें खत्म नहीं हुई, नफरत खत्म नहीं हो रही है, तोड़ने की सियासत खत्म नहीं हो रही है, लड़ाने की सियासत खत्म नहीं हो रही है। शास्त्री साहब, देखिए, जो ये घटना हुई है वास्तव में बड़ी ही दुखद घटना है और पूरे विश्व को, पूरे देश को आहत करने वाली घटना है, क्योंकि एक धर्म को लेकर ये घटना हुई है। और इतनी हिंसात्मक घटना किसी धर्म को लेकर हो और वो किसी धर्म के लोग हो और ऐसी दर्दनाक घटना घटना को पहुंचाने तक का अंजाम दे, बिल्कुल ही सरकार को मान्य नहीं करना चाहिए। सरकार को ऐसे लोगों को दंड देना चाहिए। बिल्कुल देना चाहिए। और जिस तरह से ये सोशल मीडिया के माध्यम से अफवाह फैलाई जाती है, सोशल मीडिया में दिया जाता है, तो सोशल मीडिया वालों को भी एक बार इन चीजों में लगाम लगाना चाहिए, उनके प्रति कार्रवाई करनी चाहिए। यदि सोशल मीडिया कार्रवाई नहीं करते हैं तो हमारे देश की सरकार कार्रवाई करे। हम अपने देश की सरकार से मांग कर रहे हैं कि अपनी देश की सरकार सोशल मीडिया के प्रति भी कार्रवाई करे, चाहे फेसबुक हो, चाहे ट्विटर हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे व्हाट्सएप हो। अपन देखते हैं कि तरह तरह के रोज पोस्ट आती है किसी भी धर्म के प्रति कि मौलाना साहब ने ये कह दिया, राम मंदिर के लिए कह दिया, कृष्ण के लिए कह दिया, काशी के लिए कहा, बनारस के लिए कहा, या किसी हिंदू ने किसी मस्जिद के लिए कहा। बहुत सारी चीजें तो ऐसी होती है कि ये अफवाहें होती हैं जो सच्चाई जिनमें नहीं है। और यदि सच्चाई है भी तो सर्वप्रथम जो ऐसा पोस्ट करते हैं उन्हें दंड मिलना चाहिए। बिल्कुल, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, मिलना चाहिए। देखिए, इस पर दंड भी ऐसा मिलना चाहिए कि जो दंड सबको दिखे और उन्हें याद भी रहे, स्मरण रहे कि आगे हम ये भी यदि ऐसी गलती करते हैं तो उसको, उस गलती का हमें भी दंड भोगना पड़ेगा। और एक दिन जब तक हम एकजुट नहीं होंगे और नफरत की भावनाएं एक दूसरे में फैलती रहेंगी तो ये घटनाएं होती रहेंगी। और इस घटना से किसी को लाभ नहीं है, पूरे देश को, पूरे देश की जनता को, हर व्यक्ति को नुकसान है। क्योंकि जो नुकसान हुआ है, चाहे वह प्राइवेट संपत्ति हो, चाहे सरकारी संपत्ति हो, नहीं, बिल्कुल, जब तक सख्त से सख्त कदम नहीं उठाया जाएगा इस तरह के वाकयात रुकेंगे नहीं। जो शरपसंद है उनके हौसले एक तरह से बुलंद रहेंगे। इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं सैयद शफीउल्लाह साहब आपके पास आना चाहूंगा। शफीउल्लाह साहब, हम देखते हैं कि इस तरह के वाकये बार बार होते हैं, क्या कुछ करने की जरूरत है? जिस तरह शास्त्री साहब ने कहा कि सख्त कदम उठाया जाना चाहिए, लेकिन हम देखते हैं कि इस तरह के वाकये होते हैं, आवाज उठती है, लेकिन जब वाकये खत्म हो जाते हैं, चीजें खत्म हो जाती हैं, फिर वो तमाम चीजें दब जाती हैं।
देखिए, हमारे देश में दूसरों के जज्बात मजरूह करने के खिलाफ और दूसरे के मजहब पर कीचड़ उछालने के खिलाफ सख्त से सख्त खवानीन मौजूद हैं। शर्त यह है कि खवानीन को जारी करनी चाहिए। अगर वक्त पर खवानीन को जारी करके वक्त पर कार्रवाई कर दी गई तो ऐसे मौके पूरी तरह से अवॉइड कर सकते हैं। हमारे एक बहुत बड़े लीडर हैं, हमारे कर्नाटक के बेहतरीन और बड़े लीडर हैं मुसलमानों के, जनाब के रहमान खान साहब, और हमारे मौलाना मकसूद इमरान साहब जो हैं, सारे कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु की जामिया मस्जिद के इमाम हैं। इन दोनों ने जिस तरह कंडेम किया है, वहां के जो भीड़ ने जो काम किया है उसको कंडेम किया है। मैं और सारे मुस्लिम लीडरान उसको कंडेम करते हैं। कल का दिन अगर हिंदुइज्म पर कोई उंगली उठाता है और इस तरह का पोस्टिंग करता है, उसके लिए भी मैं आज ही कंडेम करता हूं और उस वक्त भी मौजूद रहूंगा तो कंडेम करूंगा। नहीं, इसकी नौबत ही क्यों आए? इसकी नौबत ही क्यों आए? आपसी भाईचारा कायम रहे, चलने का मौका देना, आपसी भाईचारा कायम रहे, अमन कायम रहे, इसकी नौबत ही क्यों आए? आखिर एक दूसरे मजहब पर कीचड़ क्यों उछाला जाए? मजहब कोई खराब नहीं होता है, मजहब के मानने वालों में कमियां हो सकती है, लेकिन मजहब कोई खराब नहीं होता है। इसके लिए कानून को बिल्कुल ऐसा जो भी करता है बुरी नीयत से, उसको सबसे पहले अगर उस पर एक्शन लिया जाए और कानून को बराबर जारी किया जाए तो जरूर ऐसे चीजें अवॉइड कर सकते हैं और हमारा देश उन्नति नहीं करेगा साहब। इस तरह की भीड़ की अगर हालत रही और इस तरह के दंगे रहे, और हम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबके सब मिलकर देश को आगे चलाना है और देश को ऊपर उठाना है और देश की उन्नति करना है। नहीं, बिल्कुल इत्तेहाद रहेगा, यूनिटी रहेगी, तभी मुल्क एक तरह से आगे बढ़ सकता है। मैं मौलाना मकसूद इमरान रशादी जी आपके पास आना चाहूंगा, टाइम बहुत कम बचा है। मौलाना, लोगों में बेदारी की जो बात की जाती है, आखिर ये बेदारी कब आएगी? किस तरह से लोगों को बेदार किया जाए? किस तरह से लोगों को यह समझाया जाए कि हिंदुस्तान जब ही बनता है जब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी आपस में मुत्तहिद रहेंगे, सभी में भाईचारा रहेगा, तभी ये मजबूत हिंदुस्तान बनेगा। हाँ, जितने भी इस वक्त हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया है उसके जरिए से भाईचारगी का पैगाम को आम करना चाहिए। आपस में एक दूसरे के दरमियान की जो चीजें उछालने की होती हैं उसको उछालने के बजाय मोहब्बताना और दोस्ताना पैगाम को अगर आम करते हैं और दिलो दिमाग में बिठाते हैं तो इंशाअल्लाह इससे हमारे हिंदुस्तान की भाईचारगी को परवान में चढ़ने के लिए बहुत अच्छा मौका मिलेगा। हमारे गुरुजी ने बहुत अच्छी बात कही कि कोई भी इस तरह का पोस्ट करता है तो उसकी जो कार्रवाई होगी वो सबके सामने आना चाहिए कि आइंदा किसी को हिम्मत ना हो किसी भी मजहब के खिलाफ, चाहे वो मुसलमान ही क्यों ना हो, चाहे कोई हिंदू ही क्यों ना हो, अगर कोई किसी के मजहब के खिलाफ कोई इस तरह की हरकत करता है उसकी जो सजा होगी, उसकी जो कानूनी कार्रवाई होगी वो सबके सामने, पूरे मुल्क के सामने आना चाहिए, ताकि किसी के अंदर ये फिर दोबारा हिम्मत ना हो कि ऐसी पोस्ट लगा के वो बच जाएगा, वो इसके सपोर्ट में कुछ लोग आ जाएंगे। हरगिज नहीं, चाहे हमारे हिंदू भाई हो, चाहे हमारे मुसलमान भाई हो, चाहे कोई किसी और कौम के ही क्यों ना हो, इस तरह के पोस्ट के आगे किसी भी तरह आगे ना आए, हिम्मत ना हो, इसके लिए भी हमको प्रचार करने की जरूरत है। सोशल मीडिया पर भी अगर कोई ऐसा पोस्ट हो जाता है तो सोशल मीडिया के ऊपर भी एक्शन लेना चाहिए। अगर फौरन वो पोस्ट नहीं हटाते, उस तरह अगर वो जो कानूनी तरीके से होना चाहिए अगर वो नहीं करते तो उस पर भी कार्रवाई होना चाहिए। हमारी यह पूरी गुजारिश है। बिल्कुल। उलमा का रोल किस तरह से आप देखते हैं, क्योंकि पूरा मामला कहीं ना कहीं मजहब से जुड़ा हुआ था और इसमें उलमा भी उस दिन मौजूद थे और रोक रहे थे, लेकिन वो भीड़ मानने को तैयार मौलाना नहीं हुई। जैसा कि बाज ऐसे लोग होते हैं कि जिनके अंदर बड़ी शिद्दत आ जाती है और बावजूद समझाने के, मिसाल के तौर पे घर में कोई बच्चा ऐसा होता है जो बाप की बात भी नहीं मानता, माँ की बात भी नहीं मानता, किसी की भी मानता नहीं है, वो अपने धुन में रहता है, जो वो करना चाहता है वो कर गुजर जाता है। तो ऐसी सूरत में घर का माहौल भी बिगड़ जाता है। इसी तरह कुछ ऐसे लोग होते हैं जो न हजरत उलमा की बात मानते हैं, न अपनी कायदीन की बात मानते हैं, न किसी और की बात मानते हैं। वो जो करना चाहते हैं ऐसे लोगों पर काम भी करने की जरूरत है, ऐसे लोगों को बेदार करने की जरूरत है और ऐसे लोगों को एजुकेट करने की जरूरत है ताकि समाज में भी सुधार हो। समाज में जब सुधार होगा तो तमाम चीजें मेरे ख्याल से खत्म हो जाएंगी।
शफीउल्लाह साहब, बहुत छोटा सा रिएक्शन दीजिएगा। मैं के रहमान खान साहब और पांडे जी आपके पास भी आ रहा हूं जी। शफीउल्लाह साहब जी, अबू हुरैरा साहब, हमारे यहाँ कर्नाटक से सारे उलमा ने इसको मजम्मत की है और सारे उलमा ने कहा है कि एंड रिजल्ट जो है, नताइज जो है, इस तरह भीड़ के कोई काम नहीं होगा और नुकसान जो पहुंचता है मेरे देश को पहुंचता है, मेरे देशवासियों को पहुंचता है, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो। इसे हम सारे के सारे मजम्मत करते हैं, कंडेम करते हैं और हम नहीं बिल्कुल चाहते हिंदुस्तान को बहुत नुकसान हो चुका है, पास्ट में बहुत नुकसान हुआ, अब वो नुकसान नहीं होना चाहिए और यही चीज लोगों को समझाने की जरूरत है। क्या रहमान खान साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा सर, क्योंकि कांग्रेस से भी कहीं ना कहीं मामला जुड़ा हुआ है। कांग्रेस ने बाकायदा एक कमेटी बना दी है जांच के लिए। क्या वाकई में जो लोग कसूरवार होंगे कांग्रेस उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। कांग्रेस पार्टी इसको हर तरह से कंडम करती है। अगर कांग्रेस का भी कोई कसूरवार है तो उसको भी सजा होना चाहिए। मैं अब आखिरी में यही अपील करता हूं कि ये डिबेट बहुत अच्छा हुआ। सबका एक ही मौकूफ है कि ये तशद्दुद को हम सब ने कंडम किया है। अब हम यहां तक को करके इस डिबेट के जरिए से अवाम को अपील करेंगे कि अमन और इत्तेहाद मेंटेन करिए। जो हो गया उसकी इंक्वायरी होगी, जो सजा कसूरवार है उसको सजा मिलेगी। अब हम बाहमी आपस में भाईचारगी को बढ़ाने में कोशिश करें, अमन कायम करने में कोशिश करें, यही मेरे अपील है। बिल्कुल। राजू पांडे साहब, इस तरह के जो मामले बार बार होते, इन पर किस तरह से लगाम लगे? क्या कुछ सरकारों को और खासतौर से एडमिनिस्ट्रेशन को क्या कुछ करने की जरूरत होती है? क्योंकि कानून के आप बहुत अच्छे जानकार हैं, क्या कुछ करने की जरूरत है कि हिंदुस्तान को अगर और मजबूती देनी और तरक्की देनी तो सबको तो मिलकर ही काम करना पड़ेगा। देखिए, मेरा ये मानना है कि जिसने भी वो पोस्ट डाला उसके खिलाफ भी जो लॉ में है उस पर पूरी तरह से कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल। और उसके बाद जिन लोगों ने दंगे फसाद किए, प्रॉपर्टी जलाई, उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और वो केवल कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, लोगों को दिखनी चाहिए कि अगर आप ये गलत काम करेंगे, अगर आप लॉ को ब्रेक करेंगे, चाहे वो राजीव पांडे हो या अबू हुरैरा साहब हो, बिल्कुल, जिन्होंने भी लॉ के रॉन्ग साइड में गए, आप देखिए हमारा एक प्रोसीजर है, हमारा संविधान है, बाबा साहब अम्बेडकर ने बना करके हमको दे के गए हैं, हमको उस हिसाब से काम करके आगे बढ़ना है। और देखिए, कोई भी ईश निंदा आप देखेंगे, बहुत सारे ऐसे पोस्ट आते हैं, केवल ये इस्लाम के बारे में नहीं, हिंदू के बारे में भी आते हैं, बहुत प्रकार के आते हैं। ये बहुत ही गलत है, क्योंकि जो बिलीवर है वो बिलीव करके पूजा पाठ जो भी उनको है, जो भी करते हैं, तो उसकी तो मैं बहुत भर्त्सना करता हूं। और मैं चाहता हूं कि जो लोग भी ये दोनों प्रकार के लोग हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और बिल्कुल कहीं भी कोई दंगा फसाद और अमन जो है वो कायम होना चाहिए। बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि अब समाज को तोड़ने की नहीं बल्कि जोड़ने की जरूरत है। और नफरत तो बहुत हो चुकी, नफरत को खत्म करके अब मोहब्बत की जरूरत है। और इस तरह के जो वाकये होते हैं ये वाकई में समाज पर बदनुमा दाग होते हैं। इस तरह के वाकयों को रोकना चाहिए और सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं लगाम लगनी चाहिए। जिस तरह के भड़काऊ बयानात या जो पोस्ट आते हैं, इसके लिए अब एडमिनिस्ट्रेशन और सरकारों को भी सोचना होगा कि किस तरह से इन्हें रोका जाए। बहुत बहुत शुक्रिया के रहमान खान साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, बीसी शास्त्री साहब, मौलाना मकसूद इमरान साहब, सैयद शफीउल्लाह साहब और राजीव पांडे साहब, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया प्राइम डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।